जो साथी 12th पास करते हैं, यार पीसीएम वाले साथियों की तो दिली इच्छा होती है, या पीसीएम के अलावा आप नहीं भी हैं तो शायद अभी तक आपको नहीं पता था, अगर आप आर्ट साइड से भी हैं, 12th क्लास आपने नॉन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से की है, तब भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। तो एनडीए ऐसा एग्जाम जो सीधे आपको 12वीं पास करने के बाद अफसर बनाता है। और मेरे भाई उस रैंक का अफसर जिस रैंक पर एसडीएम और डीएम वाले साथी होते हैं, मतलब ये एक 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। शायद अभी आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन मोटा मोटी आप ये मानिए कि आपके राज्य में, आपके जिले में एसडीएम का ये लेवल रहता है, यानी जो तहसीलदार होते हैं उस स्तर की ये नौकरी रहती है। और बात यह है कि आपको ना कुछ ऐसा अलग नहीं पढ़ना। देखिए, अगर आप किन्हीं भी एग्जाम्स में जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, सरकारी नौकरी के लिए या डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनने के लिए, तो आपको जीएस का सामना करना पड़ेगा, आपको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। मतलब वो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपके 12th क्लास में नहीं थे। और 12th क्लास का मैथमेटिक्स, 12th क्लास की साइंस, 12th क्लास की इंग्लिश, इनसे थोड़ा सा नाता आपका हट जाता है। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा, और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी पड़ जाती हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आप सभी की पूरी 12वीं कक्षा की पढ़ाई काम में आती है। मेरी बात आप समझे, जैसे कल को अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, वहां से भी आप ऑफिसर बनते हैं, लेकिन आपके वहां पर 12वीं पीसीएम के कोई भी विषय काम नहीं आएंगे, वहां पे आपको कुछ अलग ही विषय पढ़ने पड़ रहे होंगे। तो एनडीए एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी वो नॉलेज काम आती है जो आपने 11वीं और 12वीं कक्षा में बटोरी होती है। चलिए भाई, अब तैयारी कैसे करनी है, और केवल ऐसे नहीं कि खाना पूर्ति वाली तैयारी। अगर एक साथी बहुत डेडिकेटेड है तो वो ये चाहेगा कि मुझे ना कोई एक सटीक रणनीति बताई जाए। और देखो दोस्त, सटीक रणनीति बताने के लिए मैं इसलिए अपने आप को उपयुक्त मानता हूं क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हूं। मैंने भी सरकारी नौकरी के उन एग्जाम्स की तैयारी की है जिन पर अभी आप चल रहे हैं, और क्या मुश्किलें आती हैं। बहुत बार आप असफल होते हैं गलतियां कर करके, तब जाकर आप कहीं उस रास्ते पर पहुंच पाते हैं, उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि गलतियां करने में क्यों आप अपना समय बिगाड़ें। जो गलतियां मैंने की, आप मेरे अनुभव से उन चीजों को सीखें, मैं अपना अनुभव आपको दे पाऊं और एक सटीक रणनीति आपको बताऊं कि भाई ऐसे करना है अगले 4 महीने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 30 दिसंबर 2025। अच्छा, आप बच्चों के बहुत सारे, आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अप्रैल 2025 है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कितनी वैकेंसीज हैं, तो एनडीए से आप आर्मी में भी जाते हैं, नेवी में भी जाते हैं, एयरफोर्स में भी जाते हैं। इसमें इनका क्या मतलब है, इनके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आप मोटा मोटी ये समझिए कि 370 वैकेंसीज पे लड़कों को फाइट करनी है और 24 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए हैं क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो बिल्कुल डिफेंस सर्विसेज में बहुत मोस्ट वेलकम होता है उन जांबाज शेरनियों का जो भारत माता की सेवा चुनती हैं। तो 24 वैकेंसीज यहाँ पर लड़कियों के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, और टोटल 394 वैकेंसीज हैं। किस किस में कैसे हैं अभी उस चीज़ से ध्यान हटाइए। कुल मिलाकर ये समझिए कि आपको 394 वैकेंसीज पर फाइट करनी है, और एनडीए में इतनी ही वैकेंसीज आती हैं। हद से हद 400 405 आ जाएंगी, इसके आसपास ही वैकेंसी होती है। साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है, एक अप्रैल महीने में होती है और एक आपकी सितंबर महीने में आती है। 2 बार ये वैकेंसी साल में आती है, और हर इनटेक में 400 वैकेंसी के आसपास होती है। तो हर साल इसकी लगभग 800 वैकेंसी सेना में अफसर बनने के लिए आती है। ठीक है, आगे आप देखिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी। तो एज लिमिट मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक के बीच की है। यानी कि आपका जन्मदिन 1 जुलाई 2007 को या उसके बाद होना चाहिए, और 1 जुलाई 2010 को या उससे पहले होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2007 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2010 से नहीं के बाद नहीं होना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2007 से पहले आपका जन्म हुआ है तो अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है, और अगर 1 जुलाई 2010 के बाद आपका जन्म हुआ है तो भाई आप ओवर एज हो चुके हैं, आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि आप केवल 12वीं पास होने चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। और देखिए, आप चाहे साइंस से हैं, चाहे आप अदर देन साइंस हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप 12वीं का एग्जाम देंगे, 2026 में आपका 12वीं का एग्जाम होगा, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहोगे भैया तैयारी कैसे करूंगा यार, मेरे तो बोर्ड के एग्जाम है 2-2.5 महीने बाद। तो भाई आपके लिए तो बड़ा शानदार सॉलिड प्लान हमने बनाया हुआ है। देखिए, जैसे ही आपके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, अभी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग, मतलब मैंने देखा है, या मैं भी अगर आपको कहूं कि नहीं आप बोर्ड के साथ ही तैयारी कर लो, बैच ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मेरा बैच तो बिक जाएगा। लेकिन ये एक गलत सलाह होगी, क्योंकि ना आप बोर्ड की तैयारी कर पाओगे और ना आप एनडीए की तैयारी कर पाओगे। मैंने देखा है उन बच्चों को जो बोर्ड की और एनडीए की एक साथ तैयारी करने बैठ जाते हैं पेपर से 4 महीने पहले, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप बैच वगैरह परचेज मत करिएगा। अगर आपने जस्ट 12वीं क्लास का पेपर आप देंगे तो आपके लिए मैं क्या करूंगा कि जो बच्चे 12वीं क्लास का एग्जाम दे देंगे उनके लिए हम फ्री में यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस चला देंगे। आप उनको देख लेना, आप अच्छे से 12वीं की पढ़ाई को करिए, अच्छे से पेपर दे के आइए, वही नॉलेज आपकी इसमें काम आ जाएगी, और आपके लिए मैं फ्री में क्लास चला दूंगा। लेकिन एक बच्चा जो तैयारी करनी ही चाहता है उसके लिए बैच जरूर आएगा। मतलब जिसने 12वीं इस साल पास कर ली है, या उसने एनडीए दिया था सितंबर में बट किसी वजह से नहीं हो पाया, तो उन सभी के लिए जो एनडीए में जाने का सपना रखते हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए बैच है, इसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, बताऊंगा अभी। तो ये हो गई आपके लिए एक स्कीम।
आगे देखेंगे आप मैथमेटिक्स का है, दूसरा पेपर आपका जीएटी है। पेपर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, ओएमआर शीट पे होते हैं। पहला पेपर 300 नंबर का, दूसरा पेपर 600 नंबर का, टोटल 900 नंबर का आपका ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब तो देखिए भाई, इसमें अभी आप ये समझिए, इसमें 2 तरह की सर्विस होती है एनडीए में। एक तो है आपकी ग्राउंड ड्यूटी और एक है आपकी फ्लाइंग ड्यूटी। 2 तरह की सर्विस होती है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी मेल की एज 157 होनी चाहिए, फीमेल की 152। फ्लाइंग में मेल की जो एज है, इसमें लिखा है मेल और फीमेल दोनों के लिए 162 होनी चाहिए। पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए और ऑफिसर एंड एयरमैन के लिए 157 होनी चाहिए। यानी कि आप ये देखो मोटा मोटी कि अगर आपकी एज 157 सेंटीमीटर भी है, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपकी एज 157 से भी कम है, यानी कि 152 है, तो फीमेल फॉर्म भर सकती हैं और मेल 157 पे फॉर्म भरेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लड़कों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, वहां रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, उनको एसएसबी देना पड़ता है, वो एक इंटरव्यू होता है। जितने नंबर का रिटन एग्जाम होगा उतने ही नंबर का एसएसबी होगा। रिटन 900 नंबर का है, एसएसबी भी 900 नंबर का है, टोटल 1800 नंबर का ये पेपर रहेगा पूरा। एसएसबी के बाद ये जो है रिटन की कट ऑफ है 900 में से। 900 में से एनडीए 1 2022, मैंने आपको बताया ना कि साल में 2 बार होता है। तो पहले इंटेक में, पहला इंटेक दूसरा इंटेक, पहले इंटेक में जिस बच्चे के 900 में से 360 आ गए उसका रिटर्न एग्जाम पास हो गया। दूसरे इंटेक में 900 में से 316 जिसके आ गए उसका रिटर्न एग्जाम पास हो गया। 2023 में पहले इंटेक में 301 नंबर वाले बच्चे के पास हो गए। 2023 में 292 नंबर वाले के, सोचो 900 में से जो 292 नंबर ले आया उसका एग्जाम 2023 में पास हो गया था। 1 2024 में जो 900 में से 291 नंबर ले आया उसका एग्जाम क्लियर हो गया। और 2024 में जो 305 नंबर ले आया उसका एग्जाम क्लियर हो गया। और ये अपडेट नहीं है, मैं अपडेट कर देता हूं, एनडीए 1 2025 इसका भी रिजल्ट आ चुका है। और इसकी कट ऑफ थी मेरे भाई, जो रिटर्न में 335 नंबर ले आया था उसका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। अभी पहले आप रिटर्न तक की बात करिए। अब तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता दूं, वो रणनीति बता दूं कि क्या रणनीति टॉपर्स रखते हैं या सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट रखते हैं। आओ चलो मैं आपको उस रणनीति की तरफ लेकर चलता हूं। देखो भाई, ये है एनडीए के एग्जाम के सारे सब्जेक्ट। इसमें मैथ्स आपका 300 नंबर का आएगा पहला पेपर, और दूसरा पेपर जो जीएटी होता है ना वो रहेगा ये। और जीएटी में इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इतने इतने नंबर के आते हैं। मैथ्स अकेला 300 नंबर का है, इंग्लिश 200, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, बायोलॉजी 400, हिस्ट्री 80, पॉलिटी 80, करंट अफेयर्स 40। अब देखिए बच्चा क्या करेगा 12th वाला, वो जीएस में उलझ जाएगा। यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इनके नंबर कितने हैं 200, वो इन 200 नंबरों में उलझ जाएगा। और भैया ये एक समुद्र है, ये एक सागर है, अथाह सागर, इससे निकल पाना असंभव है। वो इनमें उलझ जाएगा और सारा का सारा अपना समय बर्बाद कर बैठेगा। चलो मैं एक पल उन सब्जेक्ट की तरफ जो आपने 11वीं और 12वीं में पढ़े हैं। मैथ पढ़ा है, और ये 11वीं और 12वीं वाला होता है प्रॉपर। जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अलग अलग तरह के सवाल दिखेंगे आपको, चाल, दूरी, समय, ब्याज, बट्टा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपका प्रॉपर 11th और 12th वाला मैथ्स रहेगा। उसके बाद इंग्लिश आपने पढ़ी है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, बायोलॉजी आपने पढ़ी है 10th लेवल तक की। देखो ये दोनों से तो बिल्कुल 10th लेवल तक का ही सवाल आता है, 12th लेवल का सवाल इससे नहीं आता है। यानी कि अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो मेरे पास कितने नंबर का स्कोप है, 300, 200, 500, 600 और 700। मैं स्कोर क्या लेकर चल रहा हूं, मैं 400 नंबर का स्कोर लेकर चल रहा हूं। और देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बार, सॉरी 360 का, मैं 360 का स्कोर लेकर चल रहा हूं। और मुझे कितने में से लाना है, ये 300, 200, 500, 600 और 700, 700 में से 360 नंबर लाने हैं। अब भैया मैं कैसे कैसे ला सकता हूं, भाई आप एक बात समझो। मान लो मैं ये कहता हूं कि क्या तुम हर एक सब्जेक्ट में 40-40% नंबर नहीं ला सकते हो, चलो मैथ्स में थोड़ा सा बढ़ाओ, 45% तक ले जाओ। तो मैथ्स में अगर आप 45% लेकर आओ, 4 दिया 120, 5 दिया 15, 135, यहां तुम 135 नंबर ले आना। क्या तुम यहां 200 में से 80 नंबर नहीं ला सकते हो? क्या तुम यहां 100 में से लगभग 40 नंबर नहीं ला सकते हो? क्या तुम यहां 60 में से केवल और केवल आपके 6 चौक 24 कितने नंबर चाहिए, 24 चाहिए, और यहां केवल और केवल 16 नंबर चाहिए? आप एक बार सोच के तो देखिए यार, गणित का पेपर आप दे रहे हैं, 300 में से कुल 135 नंबर लाने हैं, इंग्लिश में 200 में से 80, फिजिक्स में 100 में से 40, केमिस्ट्री में 60 में से 24, बायोलॉजी में 40 में से 16। भैया बहुत आसान तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई हलवा है, लेकिन भाई साहब बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब आप सारे नंबरों को एक बार जोड़ना, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15 का 5, हासिल 1 1 और 3 4 और 8 12 और 4 16, 2 17 और 1 18 का 8, हासिल 1 1 और 1 2, ये कितने हो गए 285। आप कहोगे यार भैया इनमें तो अभी सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट में आपको 25% नंबर लाना जरूरी है, तो आप इसको ना छोड़ नहीं सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ नहीं करके आओ फेल हो जाओगे, तो आपको हर एक में यानी कि इस पूरे पेपर में 25% नंबर लाने जरूरी है। तो लगभग इसके 25% नंबर मैं निकालूं 50 नंबर तो आपको यहां से लेने ही होंगे। तो 5 8 5 13 के 3, हासिल 1 2 और 1 3, 335 के आपका आसपास स्कोर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेशन को, क्योंकि 40% नंबर है तो उस हिसाब से ज्यादा ही बनने चाहिए थे। कोई गड़बड़ तो नहीं है, 5 4 9 9 और 6 15 का 5, हासिल 1 1 और 3 4 और 8 12 और 4 16, 16 और 2 18 19, 19 का 9, हासिल 1 और 1 और 1 2, 295 और 10 नंबर आपके यहां बढ़ जाएंगे 345। भैया 345 आपका एक बहुत अच्छा सिक्योर स्कोर हो जाएगा। 345 मत लेना, मैं खाम खा यहाँ बैच बेचने के चक्कर में आपको एक गलत सलाह दे जाऊं, फिर अपना इधर के रहें ना उधर के रहें। 12th वाले साथियों के लिए जो 12th एग्जाम देंगे इस बार,
उनके लिए जैसे ही एग्जाम देकर वो आ जाएंगे उनके लिए फ्री में एक सीरीज हम चला देंगे, रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको 11th वाला पोर्शन कवर करा देंगे और 12th का इंपॉर्टेंट कवर करा देंगे। ठीक है, बाकी जिन साथियों की तहे दिली इच्छा है बिल्कुल उन सभी के लिए ये शौर्य 2.0 बैच आ चुका है। ऑलरेडी शौर्य बैच चल रहा था क्योंकि वैकेंसी फिक्स होती है, और जो बच्चा जिसे तैयारी करनी ही थी वो भैया 3 महीने पहले से लगा हुआ है, उसने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बाकी बची कुछ तैयारी वो अपनी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जो साथी अब एक्टिव होना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है इस एग्जाम की कि इसमें देखो इस इनटेक में आपको अच्छा समय मिल जाता है, सितंबर वाले इनटेक में उतना समय नहीं मिलेगा, वहाँ फॉर्म जल्दी आ जाएंगे और एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। ये टीम है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट मिलेंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि